मंत्री हैं बंगाल। बंगाल की मुख्यमंत्री, वो उर्दू भाषा को प्रोपोगेट कर रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो जिहादी एलिमेंट जो वहां से यहाँ आया है, जी वो जी यहाँ जी। उर्दू को फौरी तौर पे अपने एजेंडे के लिए एक्सेप्ट भी कर रहा तो है। मैं तो यही कहता हूं कि जो शेख हसीना को जो ममता दीदी को जो करना चाहिए था, ममता जी को, वो काम शेख हसीना कर रही हैं। मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि पता नहीं इनको ममता जी को इतिहास मालूम भी है कि नहीं। नहीं, इतिहास सब मालूम, मुझे लगता है कि सत्ता की लालसा जो है ना, वो उनको कहीं ड्राइव कर रही है। मेरा 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 इस बंगाल से जो फोकस आपने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब में तो बहुत विस्तार से आपने लिखा है उस सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त रिलेवेंस है बंगाल के। क्या आप मानते हैं कि भारत में जितने भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ख़ासतौर से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि मुझे मुझे वाकया उस आपको याद दिलाना है, वो आपका अपना एक कंक्लूजन था जब बिहार का चुनाव हो रहा था और ख़ासतौर से बेगूसराय का चुनाव हो रहा था। तो बेगूसराय में जिस कैंडिडेट को सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर खड़ा किया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में, वो दिल्ली अपने जेएनयू का एक स्टूडेंट था। उस वक्त भी आपने एक बात कही थी, और उस वक्त लोगों ने उस बात को पूरे जब सोचा तब लगा कि ये कितना बड़ा मामला है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिए जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी, आरजेडी, लालू की पार्टी, वहाँ उनके बेटे के पास दुनिया के हर मुल्कों से फ़ोन आए जी कि आप किसी भी तरीके से आरजेडी का कैंडिडेट कन्हैया कुमार के खिलाफ हटा लीजिए ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो। तो वो बात मैं देखता था कि जो विदेशी इन्वॉल्वमेंट, और बंगाल की जो आपने एनालिसिस की है, उससे तो ऐसा लगता है कि बंगाल में ये मुकाबला राष्ट्रवाद वर्सेस एंटी नेशनल्स, एंटी इंडिया फोर्सेस, चाहे वो बांग्लादेश से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो सऊदी अरब, सारी फोर्सेस जो कन्हैया कुमार को जिताने में लगी थी, वही फोर्सेस आज ममता को किसी भी कीमत पे जिताने में लगी हैं। आप इसका कंक्लूजन ये मानते हैं? बिल्कुल सर, मैंने कहा आपको कि उनकी जो जियो पॉलिटिकल सोच जो है वामपंथियों की और जिहादियों की, बिल्कुल वो कहीं ज़्यादा विकसित है। और बेगूसराय की आपने बात की तो मैं आपको कि आखिर उसको क्यों चुना गया, आखिर वो शायर वहाँ क्यों गया, ये जो एक्टिविस्ट जो हैं, ये थर्ड रेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ पर क्यों गए। कोई तो बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो उनको भेज रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह से दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, किसी ने तो भेजा होगा। दे आर फोर्सेस हाँ, देयर। सिर्फ मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ पैसे के लिए कोई जाएगा। नहीं नहीं, उसके पीछे ठीक है बहुत ना, एजेंडा है। उसके उसके पीछे बहुत बहुत और कारण होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि अगर राष्ट्रवादी ताकतें बंगाल में चुन के नहीं आई तो आप समझिए कि कश्मीर की तरह वहाँ पलायन होगा, एक्सोडस होगा। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आपको। बंगाल। पानी पानी, जिहादी पानी वहाँ पे यहाँ तक आ गया। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बंगाल डूब जाएगा। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश जल स्तर बढ़ने से कभी भविष्य में डूब सकता है। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बांग्लादेश के पहले बंगाल डूब जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि 47 के बाद जिस बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया, खुदीराम बोस दिया, आज जो चुनाव है वो आप कह रहे हैं कि चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन ताकतों और इनके विरुद्ध देश के खिलाफ जिहादी और वामपंथी और एक्सटर्नल ताकतों के बीच में ये मुकाबला है। ये एक डिसाइसिव चुनाव है जो आने वाले दिनों में भारत की रक्षा सुरक्षा को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करेगा। एक और मैं बात आपको बता दूं इसमें, और देखिए 1920 1920 के पहले अगर आप पूरे लेट 1890s, 1910s, 1920 के पहले अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण करें
तो वो एक बड़ा उग्र आंदोलन था जिसका कि बेस जो था वो बंगाल था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब जो थी आनंद मठ, आनंद मठ, जिससे आपकी वो ली गई है वो वंदे मातरम, वो किताब क्या कहती है कि हम केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी सांस्कृतिक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस सांस्कृतिक आज़ादी के लिए जिसको मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने उसको कुचल दिया था। अब वो बुद्धिजीवों का देश, वो इलाका था, और बुद्धिजीवों के साथ साथ वो लोग बिल्कुल लड़ाकू लोग थे, बलिदान करने वाले लोग थे। वो विवेकानंद हो या अरबिंदो हो या जिसका आपने नाम लिया खुदीराम बोस, सुभाष was not only fighting कि फिर only for political freedom. yes. पॉलिटिकल फ्रीडम का ये मतलब नहीं था कि यहां से वाइसरॉय हट जाए और वहां पर कोई और आके बैठ जाए। That's right. या वहां से वो सीएनसी का ऑफिस जो है वो वहां पे नेहरू चले जाए, और यार ये जो लुटियंस में बंगलो है वहां से अंग्रेज वो लेगा, और वही सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए साहब, सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए। यहाँ के जो बंगालियों के जो अंग्रेजों के जो डायरेक्ट नौकर जो थे, जो अंग्रेजी बोलना सीख गए थे, उन्होंने उसी अंग्रेजियत के साथ, उसी अंग्रेजी के साथ वहां घुस गए और सर्वेंट क्वार्टर में वो हिंदी भाषी रहने लगे, जो उनको फिर इन्होंने नौकर बना। ठीक है, तो ये लड़ाई यहाँ पे सांस्कृतिक लड़ाई थी बंगाल में। हुआ क्या उसके बाद से, और ये बहुत ये मैं पूरे विश्लेषण के बाद ये बोल रहा हूँ कि 1920 के बाद जैसे ही गांधी का उत्थान हुआ, ये सारे लोग अंडरग्राउंड चले गए। कई ने राजनीति छोड़ दी, अरबिंदो जैसे लोगों ने तो मतलब आपको मालूम है उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का रास्ता वो कर लिया। कुछ लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेशन में कम्युनिस्ट बन गए, फ्रस्ट्रेशन में वो लोग कम्युनिज्म की तरफ चले गए, वो कम्युनिज्म की तरफ चले गए, और ये सिलसिला रहा। आज मैं बंगाल में वही अरबिंदो, वही खुदीराम बोस, वही स्वामी विवेकानंद वाला जो पीरियड था, मैं उस पीरियड को दोबारा आते देख रहा हूँ। उसका रेनेसा हो रहा है, उसका रेनेसा हो रहा है। और इसीलिए पूरी देश भर के बाहर की जो ताकतें हैं, एंटी इंडिया फोर्स, वो सब इसको हराने में। और एक और बात देखिए, आपने कहा कि मैं कहा कि 5 स्टेट्स, 4100 किलोमीटर बॉर्डर, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। सबसे ज्यादा अगर किसी देश के साथ हमारे बॉर्डर है तो वो बांग्लादेश के साथ है। वो हमको चारों तरफ से, मतलब कोई भी वहाँ पे हमको डिस्टेबलाइज करना चाहे। आप क्यों सोचते हैं कि ये मोदी सरकार इतनी सफल रही है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में? वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो थे बांग्लादेश से जो ऑपरेट करते थे, वो फोर्सेस को शेख हसीना ने उन पर क्रैकडाउन किया। उनके पास हमारे जो जितने ये इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे, उग्रवादी ये दहशतगर्द संगठनें थी जो नॉर्थ ईस्ट की, उनको अब सेफ हेवन्स नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो किसी भी बॉर्डर राज्य में जब इलेक्शन होता है सर, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, उसमें कृपया उसमें सिक्योरिटी एंगल लोगों को जरूर फैक्टर करना चाहिए। That's right. मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे, अगर पंजाब में भी ऐसे ही कोई ताकतें आ जाए, और आपको मालूम है वो आने ही वाली थी, लगातार कोशिश में है। यस, अभी ड्रोन से अमरिंदर सिंह ने खुद बोला कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, वहाँ से ड्रोन्स के द्वारा पाकिस्तान से आर्म्स की सप्लाई बढ़ गई। उन्होंने ये बात कही। तो ये बॉर्डर स्टेट्स में वो चुनाव जब होते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें
वहाँ के एक्सटर्नल। वोटर को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वो वोट जो है सत्ता का परिवर्तन नहीं कर रहे, उससे देश की बिल्कुल सीमाएँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, नहीं बिल्कुल रहेंगी, ये नहीं बिल्कुल पता। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल। कि आपने अपनी किताब के इस 43 चैप्टर को, जिसको आपने खलीफत ऑफ बंगाल कहा है, उसको बड़े विस्तृत रूप से बताया। और चुनाव के इस दौर में इसकी रिलेवेंस ज़्यादा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोग सिर्फ शायद वोट, सत्ता का परिवर्तन, ममता आएगी कि ये आएगा वो जाएगा, लेकिन ये जो आस्पेक्ट है, ये बंगाल के लोगों को चुनाव में अपना मत डालते वक्त मैं समझता हूँ कि उन्हें देश और राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी जाएगी, ये सब चलता रहेगा। पार्टी तो 35 साल से वहाँ वही थी, और वही लोग, तमाम कातिल सब टीएमसी में घुस गए, वही मारकाट, वही हमने देखा कितना वायलेंस हुआ है पिछले 4-5 साल में। एक तरफा वायलेंस चल रहा है, किस तरह जिहादी ताकतों को आपने सत्ता में बैठाया है, किस तरीके से आपने उनको इमामों के नाम पे तनख्वाहें देना शुरू कर बिल्कुल दी हैं। बिल्कुल तो ये चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में एक मौका मिला है, बंगाल में एक ऐसी सिचुएशन आई है जब आपके पास एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है। उस ऑल्टरनेट को मजबूत करें, और किस पार्टी का चेहरा है ये न देखें, उस बॉर्डर को, उस देश को सुरक्षित करने के लिए वहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए। सिंह साहब, आपने इस पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक ब्रेक के बाद आपसे एक दूसरे टॉपिक पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया लेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे